हेलो एवरीवन। आज हम 10th साइंस का जो बोर्ड का पेपर है 2025 उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स सी सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है वाटर का तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो होगा 1:8। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स जब फॉर्म होते हैं विथ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो वी नो दैट कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। नाउ इस पर्टिकुलर केस में आपको ये ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर दैट वी नो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Al2O3 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका भी है। वी नो दैट कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा Al2O3। एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा Mg2O2 और जब कैंसर होके बनेगा MgO। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पीएच स्केल गिवन है और 4 सॉल्यूशंस है ABCD जो कि मेंशन किए हैं ऑन द पीएच स्केल। आपको इसमें से करेक्ट जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। नाउ इट इज बीन वेरी क्लियर दैट कि 7 जो है यानी बी है, बी इज द न्यूट्रल। ओके, तो ABCD बी मतलब जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है न्यूट्रल, तो फर्स्ट जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि वो वीक एसिड गिवन है, तो सेकंड आपका न्यूट्रल रहेगा, दैट इज बी। अगर आप ए और डी की बात करें तो ए और डी दोनों एसिडिक नेचर के यहाँ पे शो किए हैं, राइट। लेकिन जिसमें से जो डी है, ओके, डी इज मोर एसिडिक क्योंकि हम जब 7 से लोअर नंबर की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो डी ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ए जो है वो वीक एसिड है। तो यू कैन सी ए जो है वो वीक एसिड दिया है तीनों इसमें, लेकिन डी को अगर हम देखते हैं तो डी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे गिवन है, दिस इज रॉन्ग, वीक बेस नो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी को देखो तो सी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो यस स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 3 रिएक्शन गिवन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, it is found in the each case. Okay, salt and water is formed, neutral salts are formed, hydrogen gas is formed, acidic salts are formed। हर एक केस में क्या फॉर्म होगा वो बोला गया है। तो एसिड और बेस, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। फिर से एसिड दिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, तो एसिड एंड बेस, अगेन सॉल्ट एंड वाटर विल बी देयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट इज अ सॉल्ट एंड, सो इन ईच केस सॉल्ट एंड वाटर जो है यहाँ पे बनेगा। दिस इज द नेक्स्ट वन। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी। तो वी नो दैट कि जो कंपाउंड बना है वो बना है आयोनिक बॉन्ड से, तो जो आपका सी कंपाउंड है इट इज अ आयोनिक कंपाउंड। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक कंपाउंड की, तो लेट्स सी। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज राइट। इट इज highly soluble in water, yes, ionic compounds are soluble in water. It has weak electrostatic force of attraction between its oppositely charged ions, this is not right। strong electrostatic force of attraction की वजह से वहां पे bond form होता है। It conducts electricity in molten state, yes we know that कि ionic compound solid state में conduct नहीं करते electricity, but aqueous या molten state में conduct कर देते। Metals obtained from the molten chlorides by the process of electrolytic reduction। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस जो है वो आपको पता है कि जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली रिएक्टिव, दैट इज नॉट द आंसर। कैल्शियम मैग्नीशियम कंसिडर कर सकते हैं। देन एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, सिल्वर इज हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज राइट बट नॉट सिल्वर। sodium and iron, so sodium is highly reactive again, and iron can be substituted by carbon, so that will not the correct one। calcium and magnesium will be the correct answer here। formation of magnesium oxide is correctly shown। now we know that कि magnesium की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो magnesium 282, तो मैग्नीशियम जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा एंड ऑक्सीजन को 2 रिक्वायरमेंट है, 2,6 होती है उसकी
electronic configuration, so it requires 2 electrons. It will donate the electron and oxygen will take the electron. So Mg2 plus फॉर्म होगा यहाँ पे एंड ऑक्सीजन 2 माइनस. फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका सही है. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए बोल रहे हैं मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नॉट राइट. 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही ऑक्सीजन में होगा. 2 mg, 2 मैग्नीशियम लगने वाले हैं, Mg2O फॉर्म होता है. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. Secretion of less saliva in mouth will affect the conversion of, तो conversion of starch into simple sugars ये affect होगा. ओके, नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन है जो सेल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है on the side of the shoot which is away from light. The auxin will be the correct answer here. Let's see the next statement. The correct statement for bisexual flowers. So bisexual flowers में हमें पता है कि male and female reproductive organ दोनों होते हैं. They possess both stamen and pistil. This is the correct one. They possess either stamen or pistil. No, as fern is right, so this is wrong. They exhibit either self pollination or cross pollination. No, दोनों हो सकते हैं, self और cross दोनों हो सकते हैं in bisexual flowers. They cannot produce fruits on their own. No, they can produce by self pollination. So 1 and 4 will be the correct answer here. ये सही आंसर रहेगा. The mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace. तो मिरर को यूज किया है सोलर फर्नेस, यानी फोकस पे आपका इमेज फॉर्म होगी. एंड मिरर Y इज फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल. सो वी नो दैट कि X जो है वो कॉन्केव है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है आपका. एंड जो Y है दैट इज कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स ये आपके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट. तो आपको बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दोनों को लेके ट्रू रहेगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर फर्नेस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे सन से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है और जो इमेज बनती है एट फोकस बनती है उसके बारे में बात हो रही है, राइट. सो इमेज फॉर्म बाय द एक्स इज रियल, यस दैट इज राइट. डिमिनिश, दिस इज ऑल्सो राइट. एंड एट द फोकस, यस दिस इज करेक्ट फॉर द एक्स. वाई की बात करें तो वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट. इमेज फॉर्म बाय द एक्स इज वर्चुअल. नो, कॉन्केव में वर्चुअल इमेज नहीं बनती है. जहाँ पे यहाँ पे फोकस की बात हो रही है वहां नहीं बनेगी डेफिनेटली. एंड डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट तो नहीं बनती है डेफिनेटली. सो 1 and 2 is the correct answer here. 1 and 2 are the correct reasons. An old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles. एक old person है, weakening हो गई है उसके ciliary muscles. If the defect of the vision is A, तो we know that old person जो है जब weaken हो जाती है ciliary muscles तो the person suffers from presbyopia. and उसको correct करने के लिए जो हम lens use करते हैं उसको हम कहते हैं bifocal lens. तो presbyopia and bifocal. सो यस, इसका सही आंसर डी रहेगा, सेकंड एंड फोर्थ. द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फूड चेन. सो नॉट, कौन सी परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है, दैट विल बी 99%. तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन लेट्स सी असर्शन एंड रीजन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये एक्सेप्शन है डिकम्पोजिशन का, यहाँ पे डिकम्पोजिशन में एक्सोथर्मिक होता है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो इसमें वी विल गो विद द बी ऑप्शन. बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. यस दैट इज राइट. इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स. एग्जैक्टली तो नहीं दिखेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. No two magnetic field lines are found to cross each other. Yes, that is right, true. Compass needle cannot point towards the true direction. Yes, this is also true and it is the correct explanation. So we will go with the A option here. A option सही रहेगा. 2 मार्क्स क्वेश्चंस देखते हैं. तो जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रही है, आपको ऑब्जर्वेशंस पूछे हैं यहाँ पे एंड अ केमिकल चेंज दैट हैज टेकन प्लेस. तो यहाँ पे भी नो दैट जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे जिंक ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा. ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए कलरलेस हाइड्रोजन गैस, इसके अगर हम यहाँ पे मैस्टिक लेके जाएंगे तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. तो ऑब्जर्वेशंस, मैस्टिक बर्न्स विद अ पॉप साउंड, कलरलेस गैस इज बीन प्रोड्यूस्ड एंड ZnSO4 जो है सॉल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा. केमिकल रिएक्शन आपकी बनेगी ZnSO4 प्लस H2O हमें मिलेगा when Zn reacts with H2SO4. Okay.
ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बर्निंग इन आया, तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव होने की वजह से आपकी फोकल लेंथ जो होगी दैट विल बी -30 सेंटीमीटर ओवर हियर। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होने की वजह से इट विल बी -60 सेंटीमीटर। देन आपको पूछा है यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन दिस केस। तो लेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है और v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इफ यू पुट द वैल्यूज, सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 1/f + 1/u। 1/f हमें दिया है -1/30, तो -1/30 एंड प्लस हम करेंगे +1/-60। नीचे आपको 60 मिलेगा एंड ऊपर यू आर गेटिंग 3 ओवर हियर। इफ यू सॉल्व दिस दैट इज 1/20 एंड इफ यू डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट यू विल गेट 20 -20 जो है आपको वैल्यू मिलेगी। तो इमेज जो है वो -20 सेंटीमीटर पे बनेगी। पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी दैट। A wire of resistance R is cut into 3 equal parts. So 3 equal parts को cut, so one part will be R/3 over here. Then they are connected in parallel. अगर हम parallel में connect करते तो हमें formula पता है 1/R total resistance will be equals to 1/R1. So 1/R1 यहाँ पे बन जाएगा 3/R, 3 times. So 3/R upon 3/R and plus 3 बार हम करेंगे तो वी गेट 9/R एंड हमें R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू बन जाएगी आपकी R/9। सो R/9 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द एनर्जी अपॉन टाइम। हाउ डू वी से दैट पावर कंज्यूम्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो हमें पता है पावर का यूनिट 1 वाट होता है। 1 वाट पावर तब कंज्यूम होता है जब एनर्जी इज 1 जूल। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज बीन यूज फॉर 1 सेकेंड। सो वी से दैट द पावर इज 1 वाट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन इट विद द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो प्ले द की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओवर्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, आफ्टर दैट ऑक्साइड्स को अगर हमें रिमूव करना है, डिस्प्लेस करना है, हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज करते हैं देन दैट ऑफ द मेटल जिसको हमें डिस्प्लेस करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी आपके ऑक्साइड्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनटू देयर मेटल फॉर्म। Why can metals high up in the reactivity series not be obtained by reduction of their oxides by carbon? जो भी metals high reactivity series में है उनका हम रिडक्शन नहीं कर सकते हैं बाय कार्बन। इसका रीजन ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो अपर पोर्शन है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, उनको कार्बन डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी जो है वो लो है। कार्बन इज नॉट एबल टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ द हाई रिएक्टिव मेटल, इसलिए उनका रिडक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के हेल्प से उसको रिड्यूस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच द आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है आयरन नेल की, जिसके अंदर आयरन नेल को सबसे पहले एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में रखा है। सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब में हमने उसे ऑयल डाल दी है, तो द वाटर द जो नेल है इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर। एंड इन द थर्ड केस, थर्ड टेस्ट ट्यूब अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को रखते हैं तो इट विल टेक ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम इट। एंड इन दिस वे हमने थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आयरन नेल को प्लेस किया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब कंडीशन, जब वाटर और एयर दोनों जब आयरन नेल को मिलते हैं तो रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो ज्यादा अच्छे से होती है। तो उस एक्टिविटी की हेल्प से आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर 3 मार्क्स। नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। सो 2 ऐसे कौन से मेटल्स है जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमें पता है सोडियम एंड पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। तो सोडियम को या फिर पोटेशियम को अगर हम वाटर में ड्रॉप करेंगे तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। लोकल हीटिंग जो होगी द सोडियम मेटल जो है वो इट विल स्टार्ट बर्निंग।
राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर इफ एनी। अगर गैस इवॉल्व होती है तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? वी नो दैट सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और इस हाइड्रोजन गैस को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए अगर हम बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाते हैं तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। नंबर 31, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम आपको शो करना है एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे प्लेस करने पे कैसी इमेज फॉर्म होगी, उसका नेचर, पोजीशन बताना है, एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना है हमें, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ड्रॉ करना है, जिसका जो आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, एंड जो भी इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। पहले केस में यहाँ पे फॉर्म होगी, राइट। सो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट वाले केस में, इनफाइनाइट पोजीशन पे, फोकस पे फॉर्म होगी, और सेकंड केस में जब पोल और इसके बीच में रखते हैं तब भी स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो डायग्राम के साथ यू कैन रिप्रेजेंट दैट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको गिवन है यहाँ पे, और आपको बोला है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 और 15 ओहम के अक्रॉस, राइट। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट दैट कि 10 और 15 जो है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/10 प्लस 1/15। इफ यू सॉल्व दिस यू गेट मिलता है दैट इज 6 ओहम मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड सॉल्व करते हो 1/60 प्लस 1/40, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल गेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमें दैट इज 24 ओहम। और दोनों को अगर हम अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो तो 6 प्लस 24 जो हमें आंसर मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है 30 ओहम। ओके, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 30 ओहम मिलेगा। टोटल करंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओहम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 15 है। तो ओम्स लॉ को यूज करते हैं हम, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड आई निकालने के लिए V बाय आर करेंगे। V हमारे पास 15 है, आर हमारे पास 30 है, तो 1/2 आंसर मिलेगा हमें, 1/2 दैट इज 0.5। 0.5 विल बी द टोटल करंट हियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 एंड 15 ओहम के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली थी टोटल रेजिस्टेंस की दैट इज 6 ओहम, इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इसमें करंट जो हमें जा रहा है, टोटल करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है दैट इज 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो हियर वी गेट 3.0। तो 3 वोल्टेज, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 3 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनशिप बताना है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में, जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो दिस इज वेरी सिंपल, वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एंड अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो हमें रो L अपॉन A, यहाँ से ही रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी मिलेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L। और अगर हमें इसके यूनिट को डिराइव करना है तो यहाँ पे हम सबके वैल्यूज पुट करेंगे। जो रो R होता है इसकी वैल्यू होता है ओहम, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, और लेंथ की होता है मीटर। अगर हम मीटर मीटर कैंसिल कर दे तो जो रो है उसकी SI यूनिट की वैल्यू बनती है ओहम मीटर। ओके, जिस तरह से आपको उसको डिराइव करना है। नेक्स्ट बोला है व्हाई आर एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉयज होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, और जब मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमें अल्टर करने होते हैं, और जब दो मेटल्स को हम एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रपोर्शन में जब मिक्स करते हैं तब जाके एलॉयज बनते हैं। और एलॉयज जो है वो हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, न्यू प्रॉपर्टीज जो है वो हमें एलॉयज से मिलती है। तो सोल्डर जो है वो मेल्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है, इसलिए हम उसको डिवाइस में यूज करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन डी और सेक्शन ई को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।